नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यह तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और कुछ समसामयिकी करेंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। और यह प्रैक्टिस सेट न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि यूपी बीएड 2024 की एंट्रेंस की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? नंबर 1, ये अल्प प्राण व्यंजन पूछ रहा है, तो ख, ग, घ या ठ। तो इन चारों में जो अल्प प्राण व्यंजन है वो ऑप्शन नंबर बी में जो ग है यही अल्प प्राण व्यंजन है। आइए देखते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, वैसे देखा जाए तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, ऊष्मी व्यंजन होता है और एक आपका अंतस्थ व्यंजन होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये अल्पप्राण और महाप्राण ये 2 प्रकार के व्यंजन हैं। ये जो व्यंजन होते हैं ये बोलने की दृष्टि से या कह सकते हैं कि मुख में जो वायु के निकलने के आधार पर है। तो अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है ना। अब देखिए जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये क से लेकर के म तक कुल 25 होते हैं और प्रत्येक वर्ग के, है ना, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होते हैं ये अल्पप्राण कहलाते हैं। और जितने भी स्वर हैं ये सभी स्वर क्या हैं? अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और प्रत्येक वर्ग के 1, 3, 5 जो वर्ण होते हैं वे अल्पप्राण कहलाते हैं। और जो 2 और 4 वर्ण होते हैं इन्हें जो है कि महाप्राण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इन चारों में जो ख और घ है ये महाप्राण है और ये सभी क, ग और अंग ये क्या है? अल्पप्राण है। इसके अलावा जो व्यंजन में वर्ण हैं इनमें ऊष्मी व्यंजन को या संघर्षी व्यंजन को छोड़ करके और 2 और 4 वाले वर्ण को छोड़ करके सभी जो है क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है ना। तो संधि क्या होती है? 2 निकटवर्ती वर्णों का जो मेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि की बात कर रहा है। तो व्यंजन संधि क्या होते हैं कि किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन लगने से
जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि क प्लस अ बराबर क्या हो गया, ये क हो गया। इसी प्रकार ख प्लस अ बराबर ख हो गया, है ना। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक् धन अंबर, दिक् धन अंबर। इसका एक नियम होता है, जैसे एक नियम के अनुसार कि वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। ये सब पे हलंत लगा दीजिए ऐसे, ये सब पे हलंत हो गया। तो ये पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो क का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ग में, च का ज में, सब में हलंत रहेगा, और ट का ड में, और त का द में, प का ब में। तो इस प्रकार ये परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका विसर्ग संधि दिक् धन अंबर, जैसे यहाँ पे दिक् धन अंबर है तो ये दिगंबर हो गया। क का तीसरा अक्षर हो जाएगा आपका, जो क का तीसरा अक्षर आ जाएगा, क वर्ग में तीसरा अक्षर आ जाएगा ग, तो ये दिगंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगमन में उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। दवा का किस भाषा का शब्द है, दवा किस भाषा का शब्द है, हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो जो दवा है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी, हिंदी भी ये किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। आइए आगे पढ़ते हैं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। यानी कि अपशब्द इसमें पूछा जा रहा है कि क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है। तो इनमें जो ये अपशब्द है यह आपका संज्ञा है ना। अपशब्द को गाली के रूप में भी समझा जाता है, तो गाली क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा है। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है ना। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें क्रिया भी कर रहा है और उसकी विशेषता भी बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर और गजवदन। तो इसमें जो धूसर है तो धूसर का जो पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा, बेसर हो जाएगा। खनक किसका पर्यायवाची है, तो ये खनक जो है कि चोर का पर्यायवाची है। खनक किसका पर्यायवाची है, चोर का। सदन तो जानते ही हैं घर का पर्यायवाची है। और गजवदन यानी कि हाथी जैसा बदन कौन किसका है, ये गणेश है ना। तो हाथी जैसा बदन ये गणेश जी का है, तो ये गणेश हो गए इसका गजवदन का पर्यायवाची। 8वां नंबर देखते हैं। जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है ना। जीने की इच्छा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, जो जीने की इच्छा रखता हो उसे जिजीविषा कहते हैं। और जिज्ञासु क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और जिगीषु क्या होता है, किसी पर विजय पाने की इच्छा या लालसा जिगीषु होता है। अब पिपासु क्या होता है, प्यास रखने की जो इच्छा होती है, या कह सकते हैं पीने की जो इच्छा होती है उसे पिपासु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु।
तो इन चारों में कौन सा भिन्नार्थक शब्द है? तो इन चारों में जो आपका अनिल है ना, ये जो अनिल है इसका अर्थ वायु होता है। अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु होता है। पावक, अनल और कृषाणु ये तीनों ही अग्नि के या आग के पर्यायवाची हैं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, यानी कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है। पुरुष समूहार्थक है? जी नहीं, ये तो एकल है। स्त्री, ये भी एकल है। मनुष्य, मनुष्य भी एकल हो गया। लेकिन जो भीड़ है यही समूह में है, तो यही समूहार्थक शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या नागार्जुन। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब 12 नंबर को देखते हैं। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या सभी। तो इन सभी में क्या है? मात्रिक छंद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है ये आपका रूपक अलंकार है। तो जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है ना। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है। आइए प्रश्न 14 पर चलते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? है ना। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो अनुच्छेद आपका 343 के पहले में ही यह बात कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 343 हो जाएगा। और एक बात और भी जानिए कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होकर के यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो भाषा की बात की गई है उस संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 के पहले में की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है ना। पूछ रहा है यहाँ पे यड़ संधि व्यंजन संधि से है, विसर्ग संधि से है, स्वर संधि से है या दीर्घ संधि से है। तो देखिए जो संधि है मुख्य रूप से 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे दीर्घ संधि हो गया, है ना, वृद्धि संधि हो गया, गुण संधि हो गया, यड़ संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। तो इसमें जो आपका यड़ संधि है यह किसके अंतर्गत है? यह स्वर संधि के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। खग का अर्थ नहीं है, इसमें पूछ रहा है खग का अर्थ नहीं है। बाण, पक्षी, आकाश और तारा। तो इसमें जो आकाश है ना, ये आकाश इसका सबसे अलग है इसमें, है ना। खग का अर्थ इसमें आकाश नहीं है, जबकि बाण, पक्षी और तारा ये तीनों जो है खग के अनेकार्थी शब्द हैं। 17 नंबर देखते हैं। मुट्ठी गरम करना मुहावरे का सही अर्थ है ना। मुट्ठी गरम करना, आग से तपना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना।
तो मुट्ठी गर्म करना का जो अर्थ होगा यहाँ पर, ये घूस ले देना से है। आगे देखते हैं 18 नंबर, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मॉरिशस में, नागपुर में या लंदन में? तो ये जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 से लेकर के 14 जनवरी के बीच में 1975 में नागपुर में हुआ था, है ना, प्रथम हिंदी सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, है ना, वर्तिका का तद्भव पूछा जा रहा है। तो वर्तिका क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव पूछा जा रहा है, तो मातृका या कृतिका या लतिका या बत्ती, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बत्ती हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ये ब्लर जैसा हो गया है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान भी दे देंगे इस पर। 20 नंबर का देखते हैं, कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा है, दूसरा ऑप्शन अव्यय है, तीसरा विशेषण है, क्रिया है। तो इसमें जो अव्यय है ये कभी भी विकृत नहीं होता है ना, अव्यय यानी कि न खर्च होने वाला, न विकृत होने वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस ये होता क्या है अव्यय कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय का अर्थ होता है, अ का मतलब बिना, व्यय का मतलब विकार उत्पन्न, तो जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो। आगे 21 नंबर देखते हैं, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ना। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, देखिए पहले यहाँ पर आप स्पर्श व्यंजन की बात कर लीजिए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर के म तक, है ना। चूँकि यह एक वर्ग के रूप में होता है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और व्यंजन में सर्वप्रथम पहले इन्हीं का जो एक उदय होता है, इसलिए इनको हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। अब उसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन, जो कि दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, जैसे स्र हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। एक आपका हो गया ऊष्मीय व्यंजन, यानी कि जिसके उच्चारण में या जिसको बोलने में, है ना, वायु मुख के अंदर से वायु बाहर की ओर निकले और घर्षण हो, तो उसी को क्या कहते हैं? ऊष्मी कहते हैं। जब वायु अधिक संख्या में आएगा तो वो घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो इसलिए उसको हम ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे आपका तालव्य स हो गया, ये दंत स हो गया, और ये आपका मूर्धन्य स हो गया, और ह हो गया। ये सभी क्या है? ऊष्मीय व्यंजन है। ये चारों क्या है? ऊष्मीय व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में य होता है, व होता है, र होता है और ल होता है। तो यही पूछा जा रहा है इसमें कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ना। यहाँ पे देखिए, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ग है, य है, व है, स है। तो य, व, र, ल, ये सभी क्या, ये चारों क्या है? अंतस्थ हैं। तो इसमें व मिल गया। 22 नंबर देखते हैं, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी की, बुंदेली की, ब्रज की या छत्तीसगढ़ी? तो जो सूरसागर है यह आपका ब्रज भाषा का शब्द है। थोड़ा सा मैं समय भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी पहले ही इसको हल कर लें और देखते जाएं कि मेरा कितना सही हो रहा है ना। आगे देखते हैं 23 नंबर, जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानिए। विधिवाचक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है या इच्छावाचक है ना।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इच्छावाचक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 से 28 तक क्या है? पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज को करने के लिए इसको भली भांति सावधानी पूर्वक एकाग्रचित होकर के पढ़ लीजिए पैसेज को। फिर पढ़ने के बाद क्या करना है कि इन्हीं पैसेज से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी पैसेज से ही आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 24 नंबर का है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है ये होगा आपका सी नंबर। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से क्या है? भयभीत है, इसलिए आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु है। दूसरा है, 25 नंबर देखते हैं, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 26 नंबर, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। तो इन चारों में जो सही आंसर है बी नंबर का, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है। अगला है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। तो इन चारों में जो सही आंसर है वो है आपका साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि वे साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। अगला है 28 नंबर, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अब उसके बाद है शांत रस का स्थायी भाव, रति है, शोक है, निर्वेद है या विस्मय है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो शांत रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा, है ना। और रति किसका स्थायी भाव है? तो रति श्रृंगार रस का है। रति किसका है? श्रृंगार रस का है। शोक किसका है? करुण रस का है। और विस्मय किसका है? तो अद्भुत रस का है। अब रस क्या होते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है
उसे रस कहा जाता है। रस के कुछ अंग होते हैं, तो रस के कुल 4 अंग होते हैं, जिसमें स्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है। ये सभी क्या है? रस के अंग हैं। अब कुछ रस होते हैं, उनके प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से रस के 9 प्रकार बताए गए हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, है ना। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हास होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वात्सल्य रस का वत्सल होता है, और भक्ति रस का भक्त या देवव्रती होता है। तो जो वात्सल्य रस हैं, भक्ति रस हैं, ये अलग से 9 के बाद 2 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है ना। आइए देखते हैं। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यही बात कहा गया कि बोया पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। तो जैसा हमने कर्म किया वैसा फल मिलेगा। कर्म बुरा करेंगे तो फल अच्छा थोड़ी मिल जाएगा, वही बात कहा जा रहा है। 31 नंबर, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्वशास्त्री या भूकंपवेत्ता। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो इसमें जो अंबर है यही अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ कि एक ही शब्द के कई अर्थ हों, है ना। जैसे अंबर वस्त्र को भी कह सकते हैं, आकाश को भी कहते हैं, है ना। तो यही अनेकार्थक शब्द हो गया। बस 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षिति, रत्नाकर, कलाधर या दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति है। अब कलाधर किसका पर्यायवाची है? तो कलाधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है ना। और रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? तो रत्नाकर समुद्र का है। और दिनकर तो सूर्य का है। दिनकर किसका है? सूर्य का है। आइए आगे देखते हैं। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव है, देशस है, तत्सम है या संकर है। तो जो गड़बड़ घोटाला है यह देशस शब्द है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ये संदिग्ध भूतकाल है या हेतु मद भूतकाल है
या सामान्य वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल है ना। तो यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो इसमें जो भूतकाल होगा ये होगा हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। अब ये हेतु हेतु मद भूतकाल होता क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश न हो पाई, उसे ही हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। 36 नंबर देखते हैं। हिंदी में कारक के भेद हैं, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो हिंदी में जो कारक के भेद हैं वो कुल कितने हैं? 6 भेद हैं, है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन है ना। अच्छा हाँ, सॉरी, देखिए 6 नहीं, हिंदी में जो कारक के भेद हैं वे 8 भेद हैं और संस्कृत में जो है कारक के 6 भेद बताए गए हैं। और हिंदी में जो 8 कारक हैं वे है कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी या पैशाची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मागधी है। तो बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से माना गया है। तो ये 37 क्वेश्चन हिंदी के थे। आगे अब सामान्य ज्ञान देखते हैं। अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? नवदीप रिढ़वा, अजय कुमार शुक्ला, नवनीत सहगल, वेंकटेश्वर लू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नवदीप रिढ़वा। तो अगस्त 2023 में IAS नवदीप रिढ़वा को उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ना। अब 39 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? तो बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या पूर्वी जिला इन चारों में बलिया है ना। जैसे तो पूर्वी कौन सा है? बलिया हो गया। यहाँ पर समझते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के 4 दिशाओं में स्थित जिलों या शहरों को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पूरब में क्या है? यहाँ पर देखिए ये बलिया है सबसे पूरब में। सबसे पश्चिम में शामली है। क्या है ये? यहाँ पर शामली है। दक्षिण में सोनभद्र है और उत्तर में सहारनपुर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा। तो ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है, यही सुमेलित नहीं है। लिपू लेक का है उत्तराखंड में। रोहतांग का है हिमाचल प्रदेश में। पालघाट कहाँ है? केरल में है ना। तो पालघाट कहाँ है? ये दर्रा है, ये केरल में है। अभी RO के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कुछ दर्रों के नाम दिए थे, उन दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना था, है ना। तो जिसमें भोर घाट था, थाल घाट था, पाल घाट था। तो भोर घाट और थाल घाट दोनों कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद पाल घाट आपका केरल में, फिर सेनकोट्टा भी कहाँ है? केरल में। तो ये पश्चिमी घाट में कुल 4 प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम जो होता है वो आपका
भोरघाट, थारघाट, पालघाट, सेनकोट्टा, ये है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भोरघाट, थारघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। ये उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम है। इसका एक ट्रिक भी है कि भोरहरिया में थरिया में पूजा करा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में और बाराबंकी में। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक होता है वो सुलहकुल उत्सव होता है जो आगरा में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, भोपाल में, ग्वालियर में या बेंगलुरु में? तो 1 से 2 सितंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 मध्य प्रदेश के कहाँ पे हुआ था? किस शहर में? ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया था, है ना। और इस सम्मेलन का जो थीम रखा गया है वो थीम है समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। आगे 43 नंबर देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 43 नंबर का उपगुप्त। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने, अच्छा ये हो गया। 44 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? बलरामपुर में, पीलीभीत में, रायबरेली में या इटावा में? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका? ये इटावा है। कौन सा है? इटावा है। तो इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया? भारत जापान, भारत श्रीलंका, भारत ओमान, भारत बांग्लादेश? तो अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया था, है ना। यह कुल 14 दिवसीय वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास समिति थी और यह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो मेघालय के उमरोई में यह आयोजित हुआ था। और यह सैन्य अभ्यास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 2009 से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल या स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो देखिए, जो भौतिक राशि होती है ये 2 प्रकार की होती है ना। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक अदिश राशि होती है और दूसरा सदिश राशि होती है ना। अदिश राशि और सदिश राशि होती है। तो अदिश राशि क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। और सदिश राशि दूसरी होती है, उसे सदिश राशि जिसमें परिमाण की भी आवश्यकता हो और दिशा की भी आवश्यकता हो, तो उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका बल हो गया, है ना। तो यही अन्य से भिन्न है। 47 नंबर देखते हैं। नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इस
अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। आइडिया फोर्ज, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम, ओम यूएवी सिस्टम, स्टीरियो एरोस्पेस लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। 27 नंबर। 48 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है ना? अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। ऑप्शन ये रहे आगरा, झांसी, ललितपुर, इटावा। तो इन चारों में जो सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन से प्रभावित रहा है वो है आपका इटावा, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इटावा हो जाएगा। तो इसमें जो इटावा है वो सर्वाधिक क्या है अवनलिका अपर्दन से प्रभावित है। लेकिन क्यों प्रभावित है? क्योंकि जो इटावा है वह यमुना और चंबल नदियों के दोआब क्षेत्रों में आता है। और ये जो चंबल नदी है यह बहुत ज़्यादा विख्यात है अवनलिका अपर्दन को लेकर के, है ना? तो चंबल नदी ने मालवा के पठार को बहुत बुरी तरीके से काट करके वहाँ पे बीहड़ का निर्माण कर दिया है ना? तो उसी बीहड़ को ही अवनलिका अपर्दन भी कह लेते हैं। आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इटावा है। अब उसके बाद मैग्नेटाइट है। FeO3, Fe3O4, FeCO3, 2FeO3, 3H2O। तो इसमें जो मैग्नेटाइट है वो आपका Fe3O4 है ना? ये मैग्नेटाइट है क्या? यह लोहे का प्रकार है ना? तो जो लोहा होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो लौहांश की मात्रा के आधार पर लोहे को 4 प्रकारों में बांटा गया है ना? क्या बेटा? तो मैंने बताया कि लौहांश की मात्रा के आधार पर लोहे को कुल 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट होते हैं। तो सर्वाधिक उच्च कोटि की जो लौह अयस्क होती है वो होती है आपका मैग्नेटाइट, यानी कि Fe3O4। ये क्या है? ये आपका मैग्नेटाइट है। और ये लिमोनाइट है। फिर उसके बाद आपका ये आपका सीडेराइट और ये हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ वर्ष 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो 1 जनवरी 2008 को इसे लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 के क में ये सुमेलित है। राज्य ये भाग 6 में है। अब भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी भाग 5 में है, तो यही सुमेलित नहीं है। और अनुच्छेद 76 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं ये भाग 15 में है, भाग 14 में। आगे देखते हैं 52 नंबर। किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान।
तो इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 9 नवंबर। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 2023 का मुख्य विषय क्या है? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में जो सरोजिनी नायडू थी, ये न केवल उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बल्कि पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी और 1947 में बनी थी। कब बनी थी ये? 1947 में। और उस समय उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। अब ये जो सुचेता कृपलानी है, ये भी भारत की पहली मुख्यमंत्री या ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला थी ये। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो रक्त में लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन ये जो क्रोमियम है यही रक्त में नहीं पाया जाता है। 56 नंबर। निम्न में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा और दूध। इन चारों में जो फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है वो दूध है। तो फास्फोरस खनिज हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन करके नई नई कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होती है। फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध हो गया और मांस हो गया, इन सब तत्वों में पाया जाता है। आगे देखते हैं 57 नंबर। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपका उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है कि RO में ये अभी ये पूछा गया था। तो कुल 9 जो है कि कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने या कृष्णदेव राय ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नरसिंह देव बर्मन, है ना। तो नरसिंह देव बर्मन ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ये 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और इसे काला पगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर स्थित है। आगे देखते हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था? जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या जयचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जयसिंह। और ये राज तरंगिणी ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित एक लेख है जिसको कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं 60 नंबर। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में, बंगलुरु में, हैदराबाद में या आबू रोड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका देहरादून। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 और भाग 2। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा संबंधित है इनमें से? तो ये है आपका भाग 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर है आपका भाग
4। तो इसका जो 61 नंबर का सही आंसर है, संविधान कौन सा भाग राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो ये भाग 4 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक को सम्मिलित किया गया है। भाग एक संघ और राज्य की बात की गई है इसमें, ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है, अरे मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और यह 12 से 35 के बीच में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। और भाग 2 में, तो भाग 2 में जो है कि नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है 5 से 11 तक। कुल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। सुल्तानपुर, बरेली, प्रतापगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है आपका प्रतापगढ़ है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से लगे कौशाम्बी में भी आंवले का उत्पादन होता है। अगला है 63 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदन। तो संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 1979 में, 1961 में, 1989 में, 1999 में। तो इसका राइट आंसर है 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। निम्न में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, मथुरा में या प्रयागराज में? तो ये जो राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, यह लखनऊ में स्थित है और यह 8 फरवरी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 फरवरी 1962। अगला है 66 नंबर, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। कपास, दाल, जूट और तिलहन। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। चाय, रबर, तंबाकू और जूट। आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो वाणिज्य फसलें कराए, तो इसमें जो वाणिज्य फसलें हैं वो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है। बाकी ये जो चाय, रबर है, ये रोपड़ फसलें हैं। यहाँ पर भी चाय है, रोपड़ ये फसलें हैं। अगला है 67 नंबर, हैजा के रोगाड़ू की खोज किसने की थी? तो हैजा के रोगाड़ू की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर गुजरात के नौगाम में स्थित है। उसके बाद है जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालीपांग और लासा को। तो जो जिला दर्रा है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है इसे बुमला दर्रा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? असम, त्रिपुरा, झारखंड और मेघालय। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक सीमा रखती है। ये 4096 किलोमीटर लंबी है और यह भारत के असम राज्यों से, त्रिपुरा राज्यों से, मेघालय से, पश्चिम बंगाल से लगता है, जबकि झारखंड से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदर जंग, सआदत खान, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला।
तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खान था। अगला है 72 नंबर, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्क राज आनंद। इसका जो राइट आंसर है ये है आपका अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा था। हड़प नीति किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो जो हड़प नीति है इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में कहा जाता है। इसका एक और नाम है व्यपगत का सिद्धांत। तो इसे जो है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता था कि पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति अपनाई गई थी और इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को हड़पा गया था। कब? 1848 ईस्वी में। उसके अलावा संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में, अवध को 1856 में। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर झांसी भी जो है कि हड़प नीति के अंतर्गत इसको जो है कि मिलाया गया था। अब उसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो है संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, हिंदी ग्रंथ है? तो जो मिलिंद पन्हो है यह एक पाली ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली ग्रंथ। और आज का यह अंतिम क्वेश्चन है 75 नंबर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, जयानक, पृथ्वीराज सेकेंड और नयनचंद खरे। तो इसका जो राइट आंसर है पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।